कभी सोचा है कि अगर एक दिन आपकी पूरी दुनिया एक ऐसे वायरस से भर जाए जो इंसानों को जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक बना दे। ऐसी दुनिया जहां अपने ही परिवार वाले आपको खाने के लिए आपके पीछे भागें और बचने का बस एक ही तरीका हो, हर वक्त लड़ते रहना। स्कॉटिश हाईलैंड में एक छोटा सा लड़का जिम्मी अपने कजन्स के साथ टीवी देख रहा होता है। तभी बाहर से सायरन बजती है और घर में हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पर डोर के बाहर जो होता है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। अगले ही पल दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं ज़ॉम्बीज़ जैसे इन्फेक्टेड। वो सबको मार देते हैं, खाते हैं और जिम्मी बेचारा चुपके से देख रहा होता है, अपनी माँ को भी खाते हुए। किसी तरह वो घर से भाग जाता है और चर्च में अपने फादर को ढूंढता है, लेकिन प्रीस्ट इन्फेक्टेड को खतरा नहीं बल्कि जजमेंट डे का साइन समझता है। पर उसके सामने ही जिम्मी के फादर भी इन्फेक्टेड बन जाते हैं। ये सब एक ग्रेज वायरस की वजह से हुआ जिसे यूरोप ने यूके तक ही सीमित करके वहां के लोगों को अकेला छोड़ दिया। 28 साल बाद सर्वाइवर्स लैंड सफरन आइलैंड पर एक छोटी सी सेफ कम्युनिटी बनाकर रहते हैं। यहाँ एक लड़का है स्पाइक, जिसे आज अपना पहला इन्फेक्टेड मारना सिखाया जा रहा है। उसका फादर जिम्मी उसे ले जाता है मेन लैंड पर। स्पाइक पहली बार इन्फेक्टेड देखता है और एक एरो से उसका काम तमाम कर देता है। जंगल में उन्हें कुछ ऐसे सीन्स मिलते हैं जो सिर्फ खतरा ही नहीं बल्कि एक नई कैटेगरी अल्फा इन्फेक्टेड का साइन देते हैं। ये बड़े तेज और इंटेलिजेंट होते हैं और इनका सामना करना मुश्किल है। स्पाइक और जेमी अपने सफर में हमेशा मौत के सामने ही खड़े होते हैं। एक तरफ स्पाइक का डर, दूसरी तरफ जेमी का फादर होने का प्रेशर कि अपने बेटे को सरवाइव करना कैसे सिखाएं। एक चेज में दोनों मुश्किल से बचकर अपने आइलैंड लौट आते हैं। यहाँ कम्युनिटी स्पाइक के सेलिब्रेशन करती है, पर स्पाइक को लगता है कि इंसानियत का सेलिब्रेशन खून और कत्ल पर क्यों हो रहा है। इस बीच वो अपने फादर जेमी को एक औरत के साथ अफेयर करते हुए देख लेता है और उसके अंदर के गुस्से का आलम और भी बढ़ जाता है। स्पाइक अपनी माँ ईशा के लिए मदद ढूंढना चाहता है जो बीमार है, लेकिन जेमी उसे बताता है कि डॉक्टर केल्सन, एक डॉक्टर जो पहले उनकी मदद करता था, अब वो पागल हो चुका है। फिर भी स्पाइक अपनी माँ को बचाने की जिद करता है। आखिर एक दिन वो अपनी माँ को लेकर कम्युनिटी छोड़ देता है और एक नई जर्नी शुरू करता है। रास्ते में उन्हें एक सोल्जर एरिक मिलता है जो उनकी मदद करता है। फिर एक शॉकिंग इनकाउंटर होता है, एक प्रेग्नेंट इन्फेक्टेड और उसका ह्यूमन बेबी। इसी जगह डॉक्टर केल्सन दोबारा दिखता है। केल्सन अपने अजीब रिचुअल्स और बोन टेम्पल के साथ स्पाइक और ईशा को शेल्टर देता है, लेकिन डायग्नोसिस कहता है कि ईशा कैंसर से मरने वाली है। अपनी माँ को बचाने की छोटी सी भी उम्मीद खत्म हो जाती है। केल्सन ईशा को एक मोमेंटो मोरी के साथ शांति से मरने में मदद करता है और स्पाइक अपनी माँ की स्कल उस बोन टावर के टॉप पर रख देता है। ये सीन्स एकदम दिल तोड़ने वाला है। केल्सन और स्पाइक फिर एक और बड़े खतरों का सामना करते हैं, अल्फा इन्फेक्टेड सैमसन का। मुश्किल से वो बच जाते हैं और स्पाइक अपने कम्युनिटी को एक बेबी के साथ छोड़ देता है, अपने फादर को छोड़कर एक नया रास्ता चुनने के लिए। 28 दिन बाद स्पाइक जंगल में सरवाइव कर रहा होता है और तभी उसकी मुलाकात होती है एक बड़े जिम्मी से। वही बच्चा जो सालों पहले अपना परिवार खोता था। अब जिम्मी के पास अपना एक टीम है जो इन्फेक्टेड को मारने में मजा लेते हैं, जहां स्पाइक एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ता है। एक ऐसी दुनिया जहां सर्वाइवल सिर्फ एरोस से नहीं बल्कि अपने चॉइस से होता है। आखिर में ये कहानी हमें दिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी मॉन्स्टर का सामना क्यों न कर ले, असली जंग अपने अंदर के डर और फैसलों के साथ होती है।